हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होप कि आप सभी भी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और उसमें हम आ चुके हैं अपने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले पार्ट पे आ चुके हैं, क्योंकि मेजर जो पार्ट थे वो हम डील कर चुके हैं। तो मेजर जो पार्ट थे वो हम डील कर चुके हैं और मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि चैप्टर 4 हमारा चल रहा था और चैप्टर 4 में मैं आप लोगों को मॉर्गेजर वाला पार्ट पढ़ा रही थी। मॉर्गेजर वाला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको राइट्स ऑफ मॉर्गेजी मीन्स सेक्शन 70, सेक्शन 71, 2 एंड 3 में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75 अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट 1929 उसको रिपील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिपील। तो जब उसको हटा दिया गया तो उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो आज हम अपने जो डिस्कस करने वाले वो करने वाले सेक्शन 76, 77, 78 एंड 79। तो ये 4 सेक्शन हम डील करेंगे आज के अपनी इस क्लासरूम में। तो होप आप लोग वैसे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सेक्शन 76 और सेक्शन 79, 77 ये जो डील करेंगे वो होगा लायबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी। लेकिन सेक्शन 78 एंड सेक्शन 79 जो बात करेंगे वो करेंगे प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी की बात करेंगे जैसा कि हमने सेक्शन 48 में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन सेक्शन 78 और सेक्शन 79 को हम कर रहे हैं प्रायोरिटी की बात। थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं इसके अंदर, तो उसको डिस्कस करने के लिए आपको मेरे से वीडियो में लास्ट तक तो बने रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे से वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप सेक्शन 78, सेक्शन 79 को मेरे द्वारा दी गई जानकारियों के अकॉर्डिंग समझ पाएंगे, ठीक। तो वो बने रहेंगे आप लोग मेरे से वीडियो में। और तो एक ही आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को मतलब अगर आप पढ़ रहे हो कुछ चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट वेरी मीन अलॉट फॉर मी। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी सपोर्ट मुझे मिलेगा तो हो सकता है बहुत चीज़ें आपके भले के लिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 76 फर्स्ट। आज का जो फर्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 76 और सेक्शन 76 कहता है लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इन पोजीशन। क्या? लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इन पोजीशन मींस अगर मॉर्गेजी के पास वो प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी गई है किसके द्वारा? मॉर्गेजर के द्वारा। अगर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास रखी हुई है, उसके पोजीशन में है, तो अब उसकी क्या क्या लायबिलिटीज बनती है, क्या क्या उसकी बाध्यता है कि उसको वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने आई तक इसके सबसेक्शन दिए हुए हैं। वो आई तक सबसेक्शन मैंने क्या कीवर्ड एज यूजुअल मैं आप लोगों के लिए कीवर्ड्स लेके आती हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट आपको याद रह जाए। यानी कि छोटे छोटे कीवर्ड्स जब हम लेते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमें टिप्स में वो चीज़ लर्न हो जाती है। इसीलिए हम लेके आते हैं कीवर्ड्स, क्योंकि मेरा जो एक्चुअल में पढ़ाने का जो वे है वो एक्चुअल में ये है कि आपको चीज़ों को लिंकअप करना आना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से क्या है, जब तक आप लिंकअप नहीं करोगे, तब तक आप कैच करना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपने पार्ले में वो नंबर भी कैच नहीं कर पाओगे। अगर आपको वो नंबर कैच करने हैं तो आपको कीवर्ड्स कैच करके रखने पड़ेंगे। ओके, चलिए। तो ये एक तरीके का आप कह सकते हो जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, इस फील्ड में आपको यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है। आप इस तरीके से समझ लीजिए, बहुत सारे प्लेयर्स आपके सामने टकराएंगे और जो वहाँ पे जो एंकरिंग करने के लिए, जो वहाँ पे आपको रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे वो लोग आपके पाले में आपकी गेंद को फेंकने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप ये लीजिए, आप ये फेंका गया, आपको कैच करना है। तो आपको उस कंप्यूटर की तरह उसको कैच करना है, जो प्लेग्राउंड के अंदर वो फुटबॉल प्लेयर या वो क्रिकेट का प्लेयर खेल रहा होता है कि इस बॉल पे या तो मुझे गोल करना है या इस बॉल पे मुझे छक्का मारना है। तो वही आप अपने आप की कंडीशन समझिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने यहाँ पे स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मेरा जो रहता है ना, देखिए पढ़ाई को बोरियत में मत लेके आइए, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़िए, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं लाएंगे, बिकॉज आप लोग अगर सोचो कि किसी के प्रेशर में आके वो चीज़ करो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका खुद का इंटरेस्ट अगर उसके अंदर है तो आप उस चीज़ को जरूर अचीव कर लेंगे। ये मेरा पक्का कहते हैं ना, ये मेरे अंदर से वो है कि हाँ, जो लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग उस चीज़ को अचीव करते ही करते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये है। तो इसमें मैंने आपके लिए कीवर्ड्स लाइक जो एंकर है, जो
जो आपका वहाँ पे जो कोच है उसकी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने ये कीवर्ड्स कुछ निकाले उन आई सबसेक्शंस के, जो आई सबसेक्शंस यहाँ पे दिए हुए उनके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट जो हमने देखा कि लायबिलिटीज क्या बनेगी, उस मॉर्गेजी की क्या लायबिलिटीज बनेगी। अगर मेंस में एग्जाम लिखने को आता है तो उसमें आप किस तरीके से लिख पाएंगे। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद रह जाते हैं ना तो आप उस लाइन को लिखकर जरूर आएंगे, एक भी लाइन आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है मैनेज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो आपके पोजीशन में। तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी लायबिलिटीज बन जाती है कि आपको जो प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में रखी गई है उसको मैनेज करना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेक्शन इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि बी कहता है कलेक्ट द रेंट्स। मीन्स जो प्रॉपर्टी आपके पास आपकी पोजीशन में मॉर्गेजर ने आपको मॉर्गेज के लिए रखी है, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंट आता है, अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ भी आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे उसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़े, चाहे उसमें आपको उसका पे करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी का कलेक्शन जो करना होगा वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि सी मतलब पे गवर्नमेंट, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रखी हुई है, अगर उस प्रॉपर्टी पे से गवर्नमेंट को कोई पे करना है, कोई रेवेन्यू देना है, अगर उस प्रॉपर्टी पे से पब्लिक का कुछ बनता है उसको पे करना है, तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा। पे गवर्नमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी पे बाहर है तो उसको चुकता करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके और जो भी उसके रिसीप्ट आती है वो रिसीप्ट आपको किसको देनी पड़ती है, मॉर्गेजर को देनी पड़ती है। उसके बाद उन्होंने बोला नेसेसरी रिपेयर। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में और उसमें कोई ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाता है या ऐसा कुछ उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ टूट फूट हो जाती है, तो उसको कौन कराएगा रिपेयर, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन में है तो प्रॉपर्टी का रिपेयरमेंट भी किसको कराना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी का रिपेयर आप कराएंगे और जो उसमें खर्चा आता है उसको भी आप सहन करेंगे, उस खर्चे को भी आप पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है नॉट कमिट इंजुरी टू प्रॉपर्टी। आप कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, उनकी ये बाउंडेशन उनके ऊपर है, मॉर्गेजी के ऊपर, कि कोई भी ऐसा क्या नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य कमिट नहीं करेंगे जिससे उस प्रॉपर्टी को लॉस हो जाए, ठीक है। ये किसकी ड्यूटी बनती है, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है मॉर्गेजी की। उसके बाद बना है इंश्योरेंस मनी। अब प्रॉपर्टी में कुछ होता है, कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसका भी क्लेम, जो अगर प्रॉपर्टी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप करेंगे। अगर उस प्रॉपर्टी से जो उस इंश्योरेंस से जो मनी मिलती है, जो पैसा आता है, वो आप उस प्रॉपर्टी में लगाएंगे। अगर उस प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस आपने क्लेम किया, जो प्रॉपर्टी में जो इंश्योरेंस का पैसा आया तो वो जितना पैसा आपको प्रॉपर्टी को रिपेयर करने में लगाना है वो आप लगाएंगे। अगर वो पैसा बच जाता है तो आपका कौन सी मनी जो आपने मॉर्गेज मनी रखी है, उस मॉर्गेज मनी का इंटरेस्ट जो होता है उसको आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सा पैसा जो आपका इंश्योरेंस से आया है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने यूज में, अदरवाइज उसको यूज में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद बना कीप अकाउंट। मीन्स अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी ऐसा अकाउंट जो चलता हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो चलती हो, उसको आपको अकाउंट को मैनेज करना पड़ेगा। ये भी आप ही की लायबिलिटीज होगी जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद रिसीप्ट फ्रॉम मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी रिसिप्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए कोई इनकम आ रही है, मान लीजिए कोई ग्रोइंग क्रॉप्स आ रही है, मान लीजिए कि उससे कोई ऐसा रेंट आ रहा है जो कि आपको उस प्रॉपर्टी से आते ही आता है, तो उसको भी कौन लेगा, आपका ड्यूटी बनती है वहाँ पे कि आप उस रेंट को लें, आप उस ग्रोइंग क्रॉप्स को निकलवाएं, उस क्रॉप्स को सेल करें, उस क्रॉप्स के साथ जो होता हो एज यूजुअल उस प्रॉपर्टी में वो चीज़ आप करेंगे, ठीक है। ये सारी ड्यूटीज आपकी, चाहे उसमें आपको खुद से इन्वेस्ट करके करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट जो भी आ रहे हैं उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से वो भी आप करेंगे। उसके बाद टेंडर और डिपॉजिट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए टेंडर और डिपॉजिट, अगर वो उस प्रॉपर्टी पे मॉर्गेजर अगर कुछ ऐसा टेंडर या डिपॉजिट, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी पे जो ड्यू है आपके ऊपर, वो उसको पेमेंट कर देता है या कोर्ट में पे कर देता है। मान लीजिए उसने कोर्ट में जाके जो आप मॉर्गेज मनी था उसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, कोर्ट में जाके सबमिट कर दिया, तो अब यहाँ पे मॉर्गेजी के कोई भी राइट्स नहीं है कि वो एज तक का कोई भी काम करे। अगर वो करता है तो वो उसके ऊपर ही होगा, यहाँ पे उसको इस चीज़ के लिए वो लायबल नहीं है, बाध्य नहीं है। लेकिन अगर वो करता है तो खुद के खर्चे से करे और करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो
मॉर्गेजर से नहीं कह सकता कि मैंने इतना खर्चा किया तो आप मुझे उसका पेमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइबिलिटी उसकी हट जाती है। अगर यहाँ पे टेंडर और डिपॉजिट जो उसके ऊपर है, किसके ऊपर, मॉर्गेजर यानी कि बंधक कर्ता के ऊपर जो है, अगर वो उसका पेमेंट कहाँ कर देता है, कोर्ट में जाके कर देता है, तो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको आई तक पॉइंट, लाइबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी, है ना। अब बात करते हैं सेक्शन 77। सेक्शन 77 क्योंकि रिलेटेड है सेक्शन 76 से, क्योंकि यहाँ पे भी लाइबिलिटीज वाली बात ही है। तो क्या कह रहा है, रिसीव्ड इन लाइज ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 76। अगर मान लीजिए अगर कोई जो है कौन है, मॉर्गेजी है, वो ये सारे काम करता है, कौन कौन से इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया हुआ है सेक्शन 76 का। सब सेक्शन बी क्या था हमारा, कलेक्ट द रेंट एंड प्रॉफिट। डी क्या था हमारा, नेसेसरी रिपेयर। जी क्या था हमारा, कीप अकाउंट्स। एंड एच क्या था हमारा, रिसीव फ्रॉम मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अगर ये चारों काम वो करता है, कौन करता है, मॉर्गेजी करता है, और उसकी रिसीप्ट देता है, तो क्या होगा, यहाँ पे कि जो रिसीप्ट अगर उसने दे दी और उसने सारे काम कर रहा है, तो क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी वो पैसा उसको पे करना होगा, इन सबसे जो भी आ रहा है, कलेक्ट रेंट आ रहा है, तो क्या होगा, वो रिसीप्ट जो भी इसमें खर्चा होगा वो निकाल देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो भी खर्चा होगा वो निकाल देगा इसमें से, ठीक है। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी में जो रेंट आया, या प्रॉपर्टी में उसने अकाउंट को मैनेज किया, या उसने जो भी प्रॉपर्टी में कोई भी रिपेयर कराया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी में पैसा बच जाता है, क्या खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है, उसको कहाँ मैनेज करेगा। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो कौन सा मॉर्गेज मनी होती है, मॉर्गेज मनी जो होती है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा होगा ना, जो इंटरेस्ट होगा उसको इसमें सरप्लस यानी कि प्लस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जो पैसा बचा होगा वो उस इंटरेस्ट में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो किसको रिसिप्ट थमा दी जाएगी, वो थमा दी जाएगी किसको, मॉर्गेजर को। इतनी सी बात करता है सेक्शन 77 को। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना, आ गई तो वेल एंड गुड है, क्योंकि सेक्शन 76 और सेक्शन 77 दोनों ही बहुत ही ईजी लैंग्वेज में साफ साफ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं हम बात सेक्शन 78 और सेक्शन 79 की। सेक्शन 78 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ प्राइस मॉर्गेजी, प्राइस मॉर्गेजी। अब पोस्टपोनमेंट ऑफ प्राइस क्या कहता है सेक्शन 79, सेक्शन 78। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस, बेरेट उठाइए और बेरेट की लैंग्वेज देखिए क्या कहती है इसकी। ठीक है, सेक्शन 78 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेजी। क्या, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेजी, क्या यहाँ पे प्रायर, ठीक है। चलिए, क्या आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि ए ने एक प्रॉपर्टी किसको, बी को क्या करी, बी को इसने क्या करा, मॉर्गेज रखी। ए के पास एक प्रॉपर्टी थी, इसने बी को क्या करा, मॉर्गेज रखी, ठीक है। अब क्या होता है, बी के किस वजह से, थोड़ा लैंग्वेज को देखिए, थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी वो है इसमें, जहां की किसी पूर्विक बंधकदार के, 3 वर्ड को यहाँ कैच करिएगा, फर्स्ट कपल मीन्स फ्रॉड, दूसरा उन्होंने बताया मिथ्या व्यपदेशन मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद बताया घोर उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट, नेग्लेंस करना, ठीक है। 3 वर्ड्स। अगर क्या होता है, ए ने प्रॉपर्टी किसको मॉर्गेज रखी, बी को मॉर्गेज रखी, लेकिन बी के फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और नेग्लेक्ट की वजह से क्या होता है, वो सी को क्या करता है, प्रॉपर्टी को क्या करता है, सी के पास भी मॉर्गेज रख देता है। लेकिन अगर वो सी के पास प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख रहा है, लेकिन किसकी कंसेंट से, बी की कंसेंट से रख रहा है, किसकी कंसेंट से रख रहा है, बी की कंसेंट से रख रहा है, तो क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए कंसेंट किसकी है, बी की है, क्योंकि इसने या तो फ्रॉड किया होगा या मिसरिप्रेजेंटेशन नेग्लेक्ट किया होगा, तभी सी के पास उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख देता है। इतनी बात समझ में आई, आगे देखिए, ठीक है। कोई अन्य व्यक्ति बंधक संपत्ति की प्रतिपूर्ति पर धन उधार देने के लिए उत्प्रेरित हुआ है, वहां वह पूर्विक बंधकदार उस पार्श्विक बंधकदार के मुकाबले मुलतवी होगा। मीन्स क्या होगा, अब देखिए, अब इसने इसको जो प्रॉपर्टी रखी है वो 50,000 में रखी, कितने में रखी, 50,000 में ए ने प्रॉपर्टी बी को रखी थी, लेकिन इसके फ्रॉड यानी कपट, मिसरिप्रेजेंटेशन और नेग्लिजेंस की वजह से इसने क्या करा, सी को प्रॉपर्टी को क्या करा, उसने मॉर्गेज रख दी। अगर इसने सी को प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख दिया है और यहाँ पे कंसेंट यानी कि ये जानता था कि बी ने फ्रॉड किया है, बी ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है
और बी ने ही क्या नेग्लेक्ट किया है, तो इसने प्रॉपर्टी सी को रखी। तो अब इसको, अब जो प्रॉपर्टी का जब प्रॉपर्टी को रिवाइवल किया जाएगा, जब प्रॉपर्टी को क्या कराया जाता है, रिडीम कराया जाता है, तो पहला कंसेप्ट, पहले जो जनरली हम करते हैं जो प्रायर है उसको पहले कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो लायबिलिटीज होगी, ए की जो लायबिलिटीज होगी बी के लिए ये होगी कि पहले आप सी को पेमेंट कर दें और बी को बाद में कर दें, क्योंकि उसकी वजह से उसने पैसे को दिया है, इसकी कंसेंट की वजह से किया है, इसलिए सी को भी प्रायोरिटी दी जा सकती है। तो यही बात करता है प्रायोरिटी और पोस्टपोनमेंट किसका, जो प्रायर हमारा मॉर्गेजी है उसको पोस्टपोनमेंट करेगा, और इसके बाद क्या होगा, इसका सी का जो नंबर होगा वो आ जाएगा। इतनी बात करता है सेक्शन 78। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल सूख चुका है आपको ये चीज़ समझाते। ठीक है, चलिए सेक्शन 79 क्या कहते हैं। सेक्शन 79 कहता है मॉर्गेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट व्हेन, कैच करिएगा फिर से, मैक्सिमम इज एक्सप्रेस्ड। मैक्सिमम मीन्स क्या कहा, मॉर्गेज टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट। अगर मान लीजिए, अब एक एग्जाम्पल और देखिए, ए ने एक प्रॉपर्टी को सी को मॉर्गेज किया, एक प्रॉपर्टी थी सी को मॉर्गेज किया, और कहा कि मैं फ्यूचर के टर्म के लिए आपसे प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा, आप मेरी इस प्रॉपर्टी को रख लीजिए, लेकिन इसके लिए 50,000 मैक्सिमम क्या करा इसने, 50,000 मैक्सिमम क्या कहा कि मैं फ्यूचर में आपसे 50,000 रुपये कभी भी ले लूंगा। एक तरीके से प्रॉपर्टी को उसने बाउंड यहाँ कर दिया। अब क्या होता है, ये सी के पास इसने मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम एक्सप्रेस जो किया हुआ है वो चीज़ डिसाइड कर दी, लेकिन ये जाता है डी के पास जाता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो मेरी है इसको आप रख लीजिए और मुझे 25,000 रुपये दे दीजिए। कितना दे दीजिए, 25,000 रुपये दे दीजिए। अब क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो तो 50,000 है इस प्रॉपर्टी का, लेकिन जब डी के पास जाके कहते हैं आप मुझे 25,000 दे दीजिए। दो जगह इस प्रॉपर्टी को उसने बाउंड कर दिया, क्या कर दिया, दो जगह इस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज कर दिया। ठीक है, अब जब बात आती है प्रॉपर्टी को रिवाइवल कराने की, अब जब बात आती है प्रॉपर्टी को रिडीम कराने की, तो क्या होगा, तो यही होगा। आप ये कहें ना कि मैंने आपको 25,000 रुपये दिया था, तो आप मेरा 25,000 रुपये दे दीजिए, उसके बाद आप मतलब आप पहले मेरा पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद सी का करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बोला है मैक्सिमम इज एक्सप्रेस, जो चीज़ मैक्सिमम रूप में एक्सप्रेस है पहले उसको पेमेंट किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे सी को पेमेंट किया जाएगा 50,000 रुपये का, ना कि 25,000 रुपये का डी को पेमेंट किया जाएगा। आगे बात समझ में, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप लैंग्वेज में ही खो जाओगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ के और बता देती हूँ। सेक्शन 79 कहता है जबकि अधिकतम रकम अभिव्यक्त है तब अनिश्चित रकम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक, यदि भविष्यवर्ती उधारों का वचनबंधक के पालन को किसी चालू खाते की बाकी को प्रतिभूत करने के लिए की गई किसी बंधक में वह अधिकतम रकम अभिव्यक्त है जो तद्वारा प्रतिभूत की जानी है, तो उसकी संपत्ति का कोई पार्श्विक बंधक यानी कि बाद वाला बंधक यदि भी किसी पूर्व बंधक की सूचना होते हुए किया गया है, उस अधिकतम से अनधिक उन सब उधारों विकलनों को बाबत यदि भी उस पे वे पार्श्विक बंधक की सूचना होते हुए भी दिए गए अनुज्ञात किए गए उस संपत्ति के बंधक पूर्व बंधक के मुकाबले के मुलतवी होगा। मीन्स वो मुलतवी किया जाएगा, तो उसको हटा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपका बंधक जो है आपका जो होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑलरेडी डिसाइडेड है तो पहले मैक्सिमम का पेमेंट, उसके बाद आपका, क्योंकि आपको पहले से ये कंडीशन पता थी कि जो मैक्सिमम वाला है वो पहले आएगा। ठीक है, यही बात बताई गई सेक्शन 79 में। थोड़ा सा टेक्निकली है लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के संग इस सेक्शन को फिर से डिस्कस कर लूँगी अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो यह था आज का हमारा ये सारी चीज़ें आज का हमारा टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही एंड करते हैं आज का अपनी क्लास को। होपफुली मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट जो मेरा हमेशा का होता है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। थैंक यू सो मच।